अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। पाकिस्तान के अंदर सियासी अमल अपनी एक पेस पकड़ा है आहिस्ता आहिस्ता और उसमें तेज़ी आती जा रही है। आज आसिफ जरदारी साहब ने भी इसके ऊपर बात की है, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी मेरा ख्याल है कि इस इशू को अब पब्लिकली बात इस पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि ये जो झूठ है, ये फेक न्यूज़ है या आज़ादी इज़हार है, इस पर खुल के बात की जानी चाहिए। इस पर बात करेंगे, लेकिन इन दोनों इशूज़ से पहले एक जो इशू है और वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अफगान शहरियों की तादाद जो कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम है कमोबेश 20 लाख बताई जा रही है और उनकी वापसी के लिए 31 अक्टूबर आखिरी तारीख दी गई थी। अब वो अभी तो बहुत सारे लोग वापस चले गए हैं, अभी बहुत सारे वापस नहीं गए हैं। इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है। तो इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं जनाब सईद चोई साहब, बड़े सीनियर जो सहाफ़ी हैं और बड़े सीनियर एनालिस्ट हैं। उनके साथ अहमद वलीद साहब हैं, ये भी बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और एनालिस्ट हैं, दोनों किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं। सईद चोई साहब, ये जो अफगान शहरी हैं, इनकी जो वापसी का अमल है, इस पर बहुत सारे लोग हाउ हू भी कर रहे हैं कि यार वो तो बड़ी बुरी हालत में चले जाएंगे, वो वापस चले जाएंगे तो फिर उनका क्या बनेगा, उनका फ्यूचर का क्या होगा, वो तो पैदा यहाँ हुए। इस तरह की बातें की जा रही हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसको? ये देखिए कि पाकिस्तान ने इनको इंसानी हमदर्दी के तहत यहाँ पाकिस्तान में पनाह दी थी। जब रशिया वाला मामला हुआ है और अफगान जहाद का नाम दिया गया था, बल्कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी जहाद का लफ्ज़ उस वक्त शामिल कर लिया गया। और ये पाकिस्तान सिग्नेटरी नहीं है किसी भी कन्वेंशन का। महाजरीन के जो कन्वेंशन है ना 1951 का जो प्रोटोकॉल है इनका महाजरीन का, और 1967 का महाजरीन कन्वेंशन है, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी नहीं है। पाकिस्तान पे आलमी दबाव नहीं डाला जा सकता अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से या महाजरीन के लिए काम करने वाली यूएन की जो तंजीमें हैं उनके तहत कि जनाब आप लाजमी तौर पे इनको रखें। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी के तहत रखा, फिर बैनुल-अक़वामी इमदाद इन लोगों के लिए आई, फिर एक कमिश्नर का ओहदा, अफ़गान कमिश्नर का ओहदा क्रिएट किया गया। ये तो है कानूनी पोजीशन। और कोई भी मुल्क ये पसंद नहीं करता कि उसके मुल्क में गैर कानूनी तौर पे लोग दाखिल हों और वहीं रह जाएं। एक तो महाजरीन वाली बात कर रहे हैं जो कानूनी तौर पे रह रहे हैं, जिनके पास चिट है, कोई कागज़ है, कोई दस्तावेज़ है, उनकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक, बल्कि यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 22 लाख है। वो 22 लाख लोग हैं सिर्फ। उसके बाद जब ये इनखला हुआ है अमरीकी फ़ौजों का, तो 6 से 8 लाख लोग जो अंधाधुंध पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो गए थे, दरवाजे खोलते आ जाओ जनाब, जरा दिल करे आ जाओ। ये 2021 की बात है शायद, ये अभी जब अमरीकी इनखला हुआ है, अभी जब बिल्कुल की बात है। और ये जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम है यहाँ, वो एक महतात अंदाजे के मुताबिक 17 लाख कह रहे हैं। ये बीबीसी ने रिपोर्ट किया है अक़वाम मुत्तहिदा को कोट करते हुए 20 लाख वो कह रहे हैं। चलो वो 20 लाख 17 20 लाख हो जाएंगे, यानी ये 40 लाख के करीब 42 लाख के करीब टोटल हैं, जिनमें से 22 लाख 23 लाख जो हैं वो कानूनी तौर पे रह रहे हैं। तो ये हकूक़ इंसानी का उस तरह मसला रह नहीं गया। पाकिस्तान में जो अब हमारी जो वज़ारत दाखिला है, हुकूमत है, या जिन लोगों ने ये फैसला किया है कि इन लोगों को वापस भेजना है, उसका एक पस मंज़र है। पस मंज़र ये इनके भेद में कुछ और लोग भी आए, दहशतगर्द भी आए, इन्हीं में घुल मिल गए, पता नहीं चला। पाकिस्तान की मैशियत में जो कहते हैं ना कि बग़ैर दस्तावेज़ के पाकिस्तान की मैशियत है, एक तो है ना जो हम रिटर्ने वगैरह देते हैं, उसके अलावा जो पैसा सर्कुलेशन में है उनमें इन लोगों का बड़ा किरदार है। जो कहते हैं जनाब इतने पैसे इन्होंने जनाब लगाए हुए हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है, अब ये क्या करें। देखिए अगर तो वो कानूनी है, अगर तो वो कानूनी है तो उसको तो हुकूमत छेड़ ही नहीं रही। छेड़ तो उन लोगों को रहे हैं जो गैर कानूनी तौर पे जायदादें बना रहे थे, कुछ और हरकतें कर रहे थे, फिर स्मगलिंग जो होती रही है पाकिस्तान में, फिर डॉलर बाहर जा रहा था। वलीद साहब, ये बड़ा एक इशू बना हुआ है। मैं एक दफ़ा पहले भी इसके ऊपर हमने प्रोग्राम किया था और उसमें जो बात सामने आई थी, और वो मेरा ख्याल है कि एक सीरियस मामला है कि अब जो अफ़गान महाजरीन यहाँ पर मुकीम हैं, उनका तो एक लीगल स्टेटस मौजूद है ना। मैं जिस इलाके में पैदा हुआ पला बढ़ा, उसमें भी अफ़गान महाजरीन की एक साइड के ऊपर बस्तियाँ बसाई गई थी और वो बड़ा पीसफुली वहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है गुजारी है। लेकिन ये एक इशू है कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है
और जो कानूनी तौर पर मुकीम है वो आपस में रिश्तेदार हैं, उनकी जुबानें एक हैं, वो रिश्तेदार हैं, और जो यहाँ पर कानूनी तौर पर मुकीम है वो 40-45 साल से कम अज़ कम मुकीम है, और उनकी यहाँ पर शादियाँ हो चुकी हैं, उनके यहाँ पर बच्चे पैदा हो चुके हैं। अब इनको डिफ्रेंशिएट करना, निकालना एक बड़ा इशू बन जाता है। तो ये किस हद तक इसमें कामयाबी हासिल हो सकेगी? देखिए, एक तो जो डेडलाइन दी हुकूमत ने आउट ऑफ द ब्लू कि जी नवंबर 1 से पहले पहले आप यहाँ से निकल जाएं, इसके ऊपर काफ़ी इंटरनेशनली लोकली भी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि वक्त आपने बहुत कम दिया। आप अगर अभी फुटेजेस देखें आज की, तो उसमें हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हैं, बच्चे उठाए हैं, सामान उठाया है। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये कि हज़ारा जो हैं जिनके लिए उधर भी जीना मुश्किल है, बाद में जीना उनका इधर भी मुश्किल हो गया। ठीक बात। लेकिन क्या मतलब वो उनको अगर सबको ऐसे वापस भेजेंगे तो फिर उनके लिए और मुश्किलात होंगी। तीसरा पॉइंट जो कि अभी इनखला के बाद पाकिस्तान पहुँचे हैं लोग, अफ़गान ख़ास तौर पे, अभी अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह तो उन्होंने काम तेज़ कर दिया कि उनको जल्दी से लेके जाएं अपने अपने मुल्कों में जहाँ भी लेके जाना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तालिबान के डर से यहाँ आ गए, उनको ख़तरा अपनी ज़िंदगी से। तो अब या तो अमेरिका, इंग्लैंड उनको ओन करें कि ठीक है जिनको ख़तरा है वापस भेजने में, तो उनको हम नेशनैलिटी देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान कोई जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उनके साथ बातचीत करें कि हम ये पैटर्न है हमारा, अब हमें नहीं पता, हमने तो सबको निकालना है जो इलीगल हैं। ठीक है, वापस जाएं, अगर पासपोर्ट बनवाएं, जो भी डॉक्यूमेंट बनवाना है वो बनवा के वीज़ा लेके पाकिस्तान वापस आएँ। तो दूसरा ये जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की बात हो रही ना, पाकिस्तान की इकॉनमी तो है ही ऐसी, यानी उसी पे रिलाय कर रहे हैं हम। 80% पाकिस्तान का ये हमारा ये हमारा एक कौमी मसला ही है। उनका बहुत बड़ा किरदार है। आप भी लाहौर में रह रहे हैं, लोग कराची में, और ये सब बताते हैं, और यहाँ आप देखते हैं कि किस तरह से अफगान जो लोग हैं वो बिजनेसेस कर रहे हैं। हाँ, वो बिजनेस कर रहे हैं और बड़े इकोनॉमी में बहुत बड़ा बड़े प्लाजाज के मालिक हैं। Yes. उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर ये इकॉनमी से ये सारा कुछ निकलेगा, एक शौक तो लगेगा। एक मसला ये है कि जब वो आ रहे थे इलीगल, तो तब तो आपने आने दिया। ठीक बात कि अफगान भाई हैं, तालिबान हमारे दोस्त हैं। फिर तालिबान ने ज़रा रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। आपको वो जो उम्मीदें वाबस्ता थी वो वाबस्ता उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी, तो अब आप उनको वापस भेज रहे हैं। तो फिर अफगान हुकूमत में एक और यानी समझे कि पॉइंट दे रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं वो मुतासर होंगे मजीद। नहीं, मुतासिर क्यों होंगे? देखिए नहीं, वो मेरी बात सुने, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान की जो इस वक्त गवर्नमेंट है, जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने उस गवर्नमेंट को कबूल किया है, और वो वहाँ पर एक इस वक्त उनका एक स्टेटस मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब वो कहते हैं कि हमारा मुल्क बड़ा पीसफुल है, अमन हो गया, कोई लड़ाई की इतलात नहीं आती, कोई इस तरह की जो माजी में होता रहा ऐसा कोई सीन नहीं अब हो रहा, तो अमन है। तो ये लोग तो आए थे ना कि वहां पे अमन नहीं है, अब अमन हो गया, पाजी अपने मुल्क वापस जाओ। सिर्फ ये पॉइंट है, आपने देखा होगा इनखला के बाद तालिबान ने कितने लोगों को, जो कि करज़ई हुकूमत या जो अमेरिकन सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, उनके लोगों को जो इनके खिलाफ काम कर रहे थे, आई मीन जो इनके साथ नहीं थे, उनके खिलाफ परसिक्यूशन हुई उनकी, वहाँ पे बड़ा कुछ हुआ है। ये जो माफी चाहता हूँ उन्हें करने बात, ये जो 6 से 8 लाख बंदे हैं ना, ये वही हैं जिनकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं जो तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, वो डर के भाग गए हैं वहाँ से। और दूसरी बात जो की गई है कि जनाब आप उनका क्या होगा, क्या स्टेटस, जो आपने कहा है कि शादियाँ हो गई हैं यहाँ पे, ये तो सीधे सीधा कानून है पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तानी लड़की के साथ कोई शादी कर लेता है अफ़गान, तो उसको पाकिस्तान की नेशनलिटी मिल जाती है। अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, एक बंदे को बाहर भेज रहे थे, वो उसको पकड़ा हुआ था, तो हाई कोर्ट ने छिड़वा दिया। उसने कहा जनाब ये तो इसका पासपोर्ट बनवाएं, आप इसका शनाख्ती कार्ड बनाएं, क्योंकि ये तो शादी की हुई है, नेशनल है, पाकिस्तानी नेशनल है। जो वो हैं उनको नहीं छेड़ा जा सकता। वैसे अदालतें बाहर भी आप जाते हैं, अगर जब वहाँ जाकर पाकिस्तान से निकल जाते हैं, छुप छुपा के पाकिस्तानियों की बात करते हैं, डंकी डंकी लगा के निकल जाते हैं किसी भी तरीके से, तो वहाँ जा तो आपको असाइलम लेनी पड़ती है, एयरपोर्ट पर पकड़े जाते हैं, फिर आप अदालत में जाते हैं, कोई जमानत देता है आपकी,
आपको वहां से निकलवा लेता है हफ्ते 10 दिन के लिए, या उनका जो सेंटर है वहां रख लेते हैं। नहीं, वो पूरे फिर पूरा आप- एक सिस्टम है पूरा- उसके तहत। तो पाकिस्तान यहाँ में पर भी पाकिस्तान में की- अदालतें मौजूद हैं। अगर कोई समझ रहा है मेरे साथ ज्यादती हो रही है, हाँ, तो वो वो पाकिस्तानी पाकिस्तानी अदालतों में अदालत चला जाए कानून के और ऊपर। अदालत जो से जो रिलीफ मिला वो मैंने आपको बता दिया। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो कल बात की है वो बड़ी क्लियर है। उन्होंने कहा जी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप यहां से निकल जाए, हम कह रहे हैं जो हैं वो लीगल तरीके से रह लें, हमें पता तो हो ना कि हमारे यहाँ पर लोग कितने रह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जिनको हम निकाल रहे हैं, ये जो जिनको हम भेजेंगे वापस, वो वीजा लेके प्रॉपर एक प्रोसेस के जरिए लीगली फिर आ जाए। इस वक्त 1 माफी चाहता हूँ, ये वारदात भी बड़ी 1,74,000 सब इस वक्त पंजाब के अंदर, ये बीबीसी की रिपोर्ट है, मोहसिन नकवी साहब के मुताबिक जो वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, 1,74,000 गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, कैंप्स बना दिए गए हैं, उनको उन कैंप्स में रखा जाएगा। वो कैंप्स में जो रखने की तादाद वो है, इस्तेदाद उसकी वो तो 5-6 हज़ार है। मेरा ख्याल इनकी प्लानिंग ये है कि 5-5, 6-6 हज़ार बंदे पकड़ेंगे, फिर वो उनको निकाल देंगे, उनकी जगह 5-6 हज़ार, यानी ये महीना 2 महीने लग जाने हैं। जाहिर है ये एकदम से होने वाला काम नहीं है। वारदात वाली बात कर रहा था ना, जब ये रिफ्यूजीज वापस भेजने का सिलसिला शुरू हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा वाले जो हैं, तो मेरे ख्याल $400 दे रहे थे इनको, या $500 फी फैमिली या फी कस, कितना भी ले लें, आप वापस चले जाएं, वहाँ जाकर अपना कारोबार सेट कर लें। अभी शायद इनको कुछ पैसे ले जाने की इजाज़त दे रहे हैं। तो उस वक्त पल्ले से दे रहे थे ना वो अफगान कमिश्नर जो भी वो रिफ्यूजीज वाला था, तो ये जाते थे, जाके सरहद पार की, दूसरे दिन फिर वापस आ जाते थे। ये अच्छा, ये होता ये रहा तो है। देखिए, ये मेरी बात सुने, ये तो एक जिन लोगों ने पिछले 40-45 साल एक पूरी कई जंग 45 साल जंग के देखे यार, वहां पर जो हालात होते हैं ना, उसमें अगर कोई शख्स इस तरह से कर लेता है तो उसको वो अंडरस्टैंडेबल है कि मतलब फेरा मार के दे फिर पैसे फाड़ लो, वो ये कि चले पैसे मिल रहे हैं, ये एक उनका जो तरीकेकार है, वो बात दुरुस्त है आपकी, इस तरह से होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा। मगर मेरी सिर्फ जो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जो लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं ना कि ये एक इंसानी इशू बन गया है। मैंने देखा कुछ खवातीन को, मैं अभी नाम उनका नहीं लूंगा या उनके बारे में बात इस तरह से नहीं करूंगा क्योंकि उनका कोई इस वक्त हमारे यहाँ पे फोरम पे मौजूद नहीं जवाब देने के लिए, तो मैंने देखा वो कह रहे थे कि ये गैर इंसानी रवैया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही जो साहब या वली साहब, मुझे आप थोड़ा सा समझाएं, गैर इंसानी रवैया कैसे है? आप हमारे मुल्क में गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, हम आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार आप अपने आप को कानूनी तौर पे रख लें, इसमें गैर इंसानी क्या आ गया? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ रही हैं ना, उन्हीं पॉलिसीज़ के नतीजे में ये सारा कुछ हुआ ना। कोई बंदा इधर रावी रोड पे रह रहा है, कोई अगर मजांग में रह रहा है, कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई आप कौन हैं। अच्छा, वलीद साहब इस वक्त ना हमारे साथ अमीर मुकाम साहब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ये अफगान जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरी हैं, इनके हवाले से बात हो रही थी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सर, ये आपके सूबे का तो बहुत बड़ा एक इशू है, तो ये जो पॉलिसी है इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मतलब है कि इस पॉलिसी की आड़ में लोगों को बिलावजह तकलीफ भी मिल रही है, वो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और मुख्तलिफ लोगों की कारोबार और छापे और तानों में अंदर कराना, वो भी कोई इंसाफ नहीं है। ये ठीक है कि अगर कोई बंदा इलीगल है, उसके साथ कोई कागज डॉक्यूमेंट ये नहीं है, वो तो एक और बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसको जाना चाहिए। मगर उसके आड़ में दूसरे लोगों को तकलीफ देना, मैं तो जो देख रहा हूँ अच्छा नहीं देख रहा हूँ। तो इस तरह उसकी अगर किसी के साथ वाकई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इलीगल रह रहे हैं, तो उसको जाना चाहिए। मगर इसी आड़ में जो लोग कई सालों से रह रहे हैं, उनके कारोबार है, रोजगार है, उसके साथ सब कुछ है, तो उसको तकलीफ देना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं, पॉलिटिकल बात कर लें, ये मौका है आपसे जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल भी इसमें एंगल शामिल कर लें। जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने आज मेरा ख्याल पहली बार जब से आप लोगों की मुश्तरका हुकूमत का क़याम हुआ, फिर उसके बाद इख्तिताम हुआ, तो जरदारी साहब की पहली बार ये स्टेटमेंट आई है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म मैंने बनवाया था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, और इससे अगली बात वो ये कह रहे हैं कि अब नवाज शरीफ को मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने दूंगा। सर, ये बात किस तरफ चल पड़ी? ये तो हम क्या कर सकते हैं, ये उसको पता होगा। अगर वो खुद
वजीर आजम बन सकते हैं, तो आपने आपको क्यों नहीं बनाते? फिर तो उसको अपने आप को वही 2013 में भी वजीर आजम बनाना चाहिए था, 2018 में भी वजीर आजम बनाना चाहिए था, जब इतना वो कर सकते हैं। मैं उसका बहुत एहतराम करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। मगर इस तरह ये तो पाकिस्तान की आवाम की बात है कि पाकिस्तान की आवाम जिसको उठ किसको लाना चाहते तो उसको लाते। ये मेरा और या किसी और की ख्वाहिश से लोग नहीं आते। उसी दिन आपने देख लिया जब नवाज शरीफ साहब आ रहा था 21 तारीख को, तो जो अवाम की समंदर हमने देख लिया, जो अपने विले जज्बे से लोग निकल आए और इतनी लाखों की तादाद में निकल आए, पाकिस्तान की तारीख में उसकी नजीर नहीं मिलती। तो लोग अपना एक जज्बा है, नवाज शरीफ साहब के अपने एक माजी रही है इस मुल्क के लिए कि उसने इस मुल्क को क्या दिया है, क्या लिया है सारे अवाम को सामने। तो इस तरह बात करना मेरे ख्याल में अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात ये कि हमारी हुकूमत ने डिलीवर किया नहीं कि हम सारे एक साथ थे, तो उसमें ये नहीं था कि हम सारे एक साथ थे, इसमें पीपल पार्टी भी थी। अगर उसकी डिलीवरी कमजोर थी तो उसी टाइम पीपल पार्टी को कहना चाहिए था कि ये डिलीवरी कमजोर है, हम छोड़ लेते। जो मेन मिनिस्ट्री थी फॉरेन अफेयर से लेकर दूसरे काम मसला कई चीजें उसके साथ थे, हम एक कैबिनेट के मेंबर थे। तो फिर कोई बात तो उसकी इस तरह आई नहीं, कोई रिजर्वेशन आई नहीं, न कैबिनेट में न इसके सर ये वही जो हम चल रहे थे। तो अब इस तरह बात करना ये तो कलेक्टिव जिम्मेदारी थी। और मैं तो शहबाज शरीफ साहब को ये दाद देता हूँ, क्रेडिट देता हूँ कि इस तरह उसने इतनी मखलूत और 14 पार्टियों को एक साथ लेकर चला लिया। अगर सिंध वाले भी तकलीफ में आ गए तो शहबाज शरीफ साहब उनके साथ फ्लड में वही खड़ा रहा और हर एक ने देख लिया। तो इस तरह अगर हम उसी टाइम कोई छोड़ देते गवर्नमेंट के अंदर ये चीजें चार्जशीट है और हम छोड़ ले, फिर तो अच्छी बात है। मगर हमने तो एक साथ आखिर दिन तक साथ ही रहे। सर मैं ये एक्चुअली जानना चाह रहा हूँ कि पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पर बात कर रहे थे, फिर जरदारी साहब ने उनको मना कर दिया और फिर उनकी एक सीईसी का इजलास हुआ जिसमें जरदारी साहब ने कहा कि मुझे आप टाइम दें, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड का बंदोबस्त करता हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड लगता है उनको नहीं मिली, मायूस हो गया। अब जरदारी साहब खुद फ्रंट पे आके बोलना शुरू हो गए हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ के साथ जो आसिफ जरदारी साहब की भाईबंदी थी, दोस्ती थी, अब वो ख़त्म समझे सर हम? नहीं, मतलब है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम हमारी अपनी अपनी पार्टी है, अपने अपने नजरियात है, हमारी भी एक दूसरे को माजी में रहे। ये पीटीआई तो अभी से निकल आई, वो एक और बात है, उसका भी अपना सियासी हक है। जो भी बात करना चाहते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने वोटर को तसल्ली देने के लिए। मगर ये सच कोई इस तरह बात नहीं है कि अगर किसी के साथ आवाम नहीं है तो फिर क्या होगा। मतलब है कि जरदारी साहब के साथ अगर आवाम हो जाए तो हम किधर उसको रुकवा सकते हैं। इस तरह मैं भी अपोजिशन में उसी में रहा, 2008 में उसकी गवर्नमेंट आई, लोगों ने उसको मेजॉरिटी दी, उसकी ज्यादा सीटें निकल आए तो उनको गवर्नमेंट मिल गया। ये तो पाकिस्तान की आवाम का फैसला है। तो इसी तरह किसी की मर्जी से जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो नहीं हो सकेगा। और अगर जब पाकिस्तान के आवाम साथ न हो, और दूसरी बात कि उसकी अपनी सियासत है, सियासत में जिंदा रहने के लिए कोई स्टेटमेंट देना पड़ता है अपने वोटर्स की तसल्ली के लिए। इसी से उसको तसल्ली हासिल होगी कि नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा। उसको ये ख्याल है कि मेरे वोटर सपोर्टर इससे खुश हो जाएंगे कि उसको वजीर आजम नहीं बनने दूंगा, तो वो खुश हो जाएंगे कि हो सकता है बिलावल बन जाए। मगर ये बात तो अवाम पर है पाकिस्तान के, जिसको लाना चाहे, जिसको वोट देना चाहे। और वाकई मैंने तो अपनी सियासी कैरियर में अवाम का इस तरह जज्बा, जिस तरह इसी दफा नवाज शरीफ साहब को वेलकम किया है, कभी देखा ही नहीं। अमीर मुकाम साहब ये नहीं, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक चीज़ जो समझ नहीं आ रही, वो पीपल्स पार्टी के लोगों से भी हमने पूछने की कोशिश की है, भी कोशिश करते हैं कि उनसे इस प्रोग्राम में जान सकें। आप मतलब सीनियर लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, किस जगह पे कोई ऐसा मामला हुआ है कि पीपल्स पार्टी वाले आपसे शदीद नाराज हैं? मतलब हमें तो इसका कोई, ये तो वो बता सकते हैं। हमने तो कभी एक साथ हम गवर्नमेंट में रहे और कलेक्टिव रहे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट की, इज्जत से रहे, और कैबिनेट को शहबाज शरीफ साहब ने 100% नारे की राय का एहतराम किया, एक साथ रहे। बकाया तो ये
सियासत में इसमें कोई दूसरी कोई अनोखी बात नहीं है। ये माजी भी इस तरह रही है और सियासत में पीपल पार्टी का भी अपना एक रोल है, किरदार है, माजी में भी रहा, अभी भी। तो अपने आप को ये सियासी बयानात है, इसको आप इतना सीरियस न लिया करें। हर एक सियासत में इस तरह बातें कर देते हैं कि अपने वोटर सपोर्टर को मुतमईन करने के लिए वही बात कर देते हैं। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जरदारी साहब आकर और कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब मैं अगर आपकी बात का मतलब समझाऊं, जो मैं आपके सामने रखूं, तो आप उसकी तस्दीक या तरदीद कर दें कि आपके ख्याल में आसिफ जरदारी साहब का जो ये बयान है या जो ये गुफ्तगू है वो सिर्फ अपने वोटर सपोर्टर को एक इत्मीनान देने के लिए है। असल बात ऐसी नहीं है कि जरदारी साहब चाहेंगे तो को नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, जरदारी साहब ना चाहेंगे तो वो नहीं बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप समझ गए, नचोड़िए, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी अमीर मुकाम साहब ने अपना कीमती वक्त दिया। तो इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो ब्रेक के बाद आगे इस इशू के ऊपर और दीगर इशूज़ के ऊपर मजीद बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। Only one thing can challenge me. Panther tires. Our grip, our focus are the same. There is a new king in town. King 56. पैंथर टायर्स लेवल ही और है। There is a new king in town. पैंथर टायर्स लेवल ही और है। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले अमीर मुकाम साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो आसिफ जरदारी साहब के बयान को सिंपल इस तरह से ले रहे थे कि जैसे वो अपने वोटर सपोर्टर को मुतमिन करने के लिए जरदारी साहब ये बयान दे रहे हैं। और उनका ये कहना था अमीर मुकाम साहब का कि जरदारी साहब के कहने या ना कहने से नवाज शरीफ की रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो अब क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फैसला बाहर जमहूरियत के अंदर अवाम ने ही करना होता है। और अमीर मुकाम साहब के आने से पहले जब उन्होंने हमें ज्वाइन किया, अहमद वलीद साहब अपनी जो है वो बात कर रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि अहमद वलीद साहब जहाँ से सिलसिला टूटा था आप वहीं से शुरू कर दें। बस मामला ये है कि ये जो एक आपाधापी में सारा कुछ किया जा रहा है और पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं बनता और एक डिसीजन आता है कि बाजी निकालें अब इनको। उसमें बहुत सारे एंगल आपको देखना पड़ेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, पहले भी थे जब सबको बहुत कुछ तबाही हो रही थी, अब भी हैं, अभी भी हालात ऐसे नहीं हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि आप सिक्योरिटी मामलात और इकॉनमी के मामला ज़रूर देखें। आप देखें कि दुनिया जो है इस वक्त कह रही कि 1 करोड़ डॉलर दें हमें, हम आपको नेशनलिटी दे देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे अफगान होंगे जिनके करोड़ों के अरबों के बिजनेस होंगे, कोई ट्रांसपोर्ट के, कोई पता नहीं क्या कुछ होगा। तो आप कोई डिफरेंशिएट करके एक फार्मूला बनाएं जी, डिफरेंशिएट करके को फार्मूला बनाएं। ये एक्चुअली अहमद वली साहब कह रहे हैं, लेकिन वली साहब इस वक्त एक दफ़ा फिर मैं आपको टोक रहा हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चंद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर ये चंद साहब फरमाइएगा, आज आसिफ जरदारी साहब का एक जो बयान है वो आया और उसमें उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। इससे पहले शहबाज शरीफ को मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनाया था लेकिन वो उन्होंने काम नहीं किया। तो सर इतनी सीरियस लड़ाई हो गई है। जरदारी साहब ने तो आपसे टाइम लिया था सीईसी के इजलास में कि मैं लेवल प्लेइंग फील्ड आपके लिए लाता हूँ, तो मेरा ख्याल जरदारी साहब नाकाम हो गए हैं। नहीं, देखें, लड़ाई इतनी सीरियस नहीं हुई अभी। हम तो सियासी लोग हैं, हमारी लड़ाई नहीं होती, इख्तलाफात होते हैं। सियासत में एक दूसरे के नजरिए के हम मुखालफ होते हैं, लड़ाई और चीज होती है। लड़ाई 2 पार्टियों में थी जो है। सर लड़ाई में इन्वर्टेड कॉमर्स ही पालो जी, लड़ाई के ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स डालने, मैंने कहा
नहीं, इन्वर्टेड कामर्स के ऊपर भी लड़ाई, हम लड़ाई का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल करते, हम Okay. पॉलिटिकल लोग हैं, हम Okay. इस्तेमाल ही नहीं करते। ये आप अपने शो के लिए इस्तेमाल कर लें, हम सियासत के लिए लड़ाई का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते। ठीक हो गया सर। तो जब इस बयान का तल्लुक है, देखिए ये तो इलेक्शन होगा तो पता चलेगा। अभी मुझे जरदारी साहब के इस बयान की सच्ची बात है कोई खबर नहीं है, मेरी आंखों से नहीं गुजरा, तो अभी 2-3 बंदों ने मुझे बताया है तो पता चला है। लेकिन जब पार्टी को मीटिंग होगी तो फिर इसके ऊपर डिटेल बहस होगी। लेकिन हमारा तो मौकफ ये है कि हम जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं वो यही कहते हैं कि तमाम जमातों के लिए एक जैसा माहौल हो और मुल्क, ताकि मुल्क में गवर्नेंस हो, कोई बंदा इलेक्शन के ऊपर उंगली ना उठाए और मुल्क आगे चले। हम ऐसा इलेक्शन करवाएं कि जिसपे हम फख्र कर सकें कि हमने एक अच्छा इलेक्शन कराया। इसमें कौन सी गलत डिमांड है हमारी? हम तो ये डिमांड तो नहीं कर रहे हैं कि पीपल पार्टी को आप लाडला बनाएं या पीपल पार्टी को लाडला प्लस बनाएं या बिलावल भुट्टो को या जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाएं। हमको ये मुतालबा तो नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सबको एक जैसा माहौल दे इलेक्शन लड़ने का और हर कोई अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करे और इलेक्शन का अच्छा माहौल बने ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी या इस्तेकाम आए, एक मुल्क में ये हैजानी कैफियत खत्म हो। हमारी सिर्फ ये डिमांड है। सर ये फरमाइएगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उनके दौर में ही बहुत सारे ज़िमनी इंतखाबात हुए, उनके दौर में ही बल्दियाती इंतखाबात हुए और ये बड़ी अच्छी बात रही है कि उन नताइज को तमाम पार्टीज़ ने कबूल किया। मुझे याद है कि 2022 का इलेक्शन था, पंजाब के अंदर 20 सीटों पे हो रहा था और उनमें से 15 सीटें मुस्लिम लीग नून हार गई और हमजा शहबाज जो वज़ीर आला पंजाब थे उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करते हैं। तो इस यानी इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए भी आपको डाउट है कि इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे? देखिए, हमने कोई इतराज तो नहीं किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। हम इलेक्शन कमीशन से हमारी डिमांड है कि वो तारीख का ऐलान करें और ऐसे इकदाम लें जिसमें पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहें कि नहीं जी बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। प्री पोल रिगिंग जो हो रही है, जो ब्यूरोक्रेसी के जरिए की जा रही है, हम उसकी बार बार इलेक्शन कमीशन को निशानदेही करते हैं कि आप देखें कि प्री पोल रिगिंग की तरफ जा रहा है माहौल, खसूसन पंजाब में और KPK में, जिसमें ANP को भी इतराजात हैं बड़े बुनियादी और MKM को अपनी जगह पे इतराजात है, सिंध में और जमातों को भी है, जमात इस्लामी को भी है, सारी जमातों को इतराजात हैं। जिस तरह फजल रहमान साहब की जमात के ऊपर 2-3 खुद कुछ धमाके हो चुके हैं, तो वो सिक्योरिटी का भी तो मसला आखिर रियासत ने ही हल करना है ना जी। इलेक्शन लड़ने के लिए तमाम जमातों को जो फ्री एंड फेयर माहौल देना है वो भी रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो यही हमारी डिमांड है। इसमें कोई एक डिमांड बता दे जो गलत डिमांड हो। सर ये जो मामला है वो ये है कि आपसे पहले यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे अमीर मुकाम साहब, आप ज़ाहिर उनको जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा हैं। बड़े काबिल एहतराम है जी, जी मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा और साथ ही वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि मैंने उनको बनाया था मगर उन्होंने काम नहीं किया। तो वो टोटल जो उनकी बात का मतलब था, वो कहते हैं ये सिर्फ अपने वोटर सपोर्टर को मुतमिन करने के लिए ये बात कह रहे हैं, अदरवाइज जरदारी साहब के कहने से तो वज़ीर आज़म ना बनते हैं, ना उनके ना कहने से नहीं बनेंगे। उनका ये रद्द-ए-अमल था। नून लीग को इस बात का पता है कि जरदारी साहब वज़ीर आज़म बना लेते हैं और वज़ीर आज़म गिरा भी देते हैं, अदम एतमाद भी करवा देते हैं, आईनी तरीके से हटा भी देते हैं। ये नून लीग को पता है। और जब धरना था 2014 में तो नून लीग तो इस्तीफा देने जा रही थी, पीपल्स पार्टी थी जिसने असेंबली के अंदर खड़े होके नून लीग को कहा कि नहीं आप खड़े हो जाएं, आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, आप इस तरीके से इस्तीफे ना दें धरनों की वजह से। तो ये पीपल्स पार्टी की ताकत या हिकमत अमली का तो सबको पता है। लेकिन मैं अभी इस बयान पे ज्यादा फोर्स इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं अभी अपनी पार्टी की पॉलिसी का मुझे नहीं पता। मैं अपने गांव में सर आपको वो पार्टी पॉलिसी का तो नहीं पता, लेकिन आपको पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसका तो अच्छे तरीके से इल्म है। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे कि मियां नवाज शरीफ साहब जाहिर है कि वो इस वक्त मैदान के अंदर हैं
इलेक्शन का एक माहौल बनेगा, वो अपनी पार्टी की कैंपेन को लीड करेंगे। तो पंजाब के अंदर सर बताइए कि मियां नवाज शरीफ के मुकाबले के ऊपर आपकी पार्टी को कौन लीड करेगा, और क्या आप ये समझते हैं कि आपकी पार्टी मुकाबला करने की पोजीशन में होगी नून लीग का? देखें जी, इस मुल्क में आप जरा हिस्ट्री उठा के देख लें, 1988 में जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना, उससे लेके आज तक 2008 तक पीपल्स पार्टी ने मुकाबला किया है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बावजूद। तो अब हम यही चाहते हैं कि ये सारे तबके पीपल्स पार्टी को माफ कर दें और लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, वो फियर फैक्टर निकालें जो आपके अंदर एक खदशात हैं कि पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक क्या। लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो इस मुल्क को मुश्किल हालात में भी संभाला है, खपे का नारा लगा के संभाला है, या पाकिस्तान को बचा के संभाला है, या सकूत ढाका के बाद संभाला है, ज़ियाउल हक के बाद संभाला है, मुशर्रफ हर आमर के बाद। जब भी कौम का मोराल बहुत ज्यादा डाउन होता है तो आप पीपल्स पार्टी को बुला के मजबूरन हुकूमत देते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी पीपल्स पार्टी को आप साइड लाइन ना करें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए। हाँ, इलेक्शन के जरिए अवाम जिसको मर्जी वोट दें। सर मैं अवाम ही की बात कर रहा हूँ कि आपके पास पंजाब के अंदर चंद साहब आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता जो भाई साहब, मैं पंजाब में बिलावल भुट्टो साहब जो है वो लीड करेंगे, और आप देखेंगे कैंपेन भी होगी। आपको पता है पीपल्स पार्टी की सलाहियतों का, और पीपल्स पार्टी के यहाँ बड़े बड़े स्टारवर्ड हैं पंजाब में, और हर हल्के में कैंडिडेट्स होंगे। ये एक प्रोपेगेंडा जो पहले इससे पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए हल्कों में 4000 किसी को वोट देकर, किसी को 3000 देकर, इतने तो हमारे ओहदेदार होते हैं जितने आप वोट काउंट किए हैं पिछले इलेक्शनों में। ये फेयर इलेक्शन नहीं है ना, ये फेयर पिक्चर है। जब फेयर इलेक्शन होगा तो ये अभी इलेक्शन हुआ था ना मुल्तान में जी, तो हुकूमत के दौरान पीटीआई हारी थी कि नहीं हारी थी? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, लेकिन उसमें नून लीग आपके साथ थी सर। तो नून लीग साथ थी, तो नून लीग जब हमारा नून लीग होगी, आप कोई और जमात हमारे साथ हो जाएगी, हम कोई और इत्तेहाद बना लेंगे, और अब ट्रायंगुलर फाइट भी होगी इसमें। अब टीएलपी भी आ गई, जमात इस्लामी भी है, सारी जमातों ने इलेक्शन लड़ना है, उसका रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। सर ये फरमाइएगा कि ये बातें की जा रही हैं, अब ये यानी इसकी कोई मुसद्दका इतलात ऐसा सच मौजूद नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसी कई चीज़ें इस तरह के इशारे आए हैं या गुफ्तगू सुनी जा रही है कि पीटीआई के साथ वो राब्ते करके कोई इत्तेहाद मुस्तकबिल में शायद बन सकता है। नहीं, अभी तक ऐसे कोई राब्ते नहीं है, ना कोई इत्तेहाद है अभी तक ग्राउंड पे। लेकिन क्योंकि हम जब कहते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड या फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो बाय डिफॉल्ट उसका पीटीआई के हक में भी कई बातें जाती हैं, या उन सप्रेस्ड जो वर्कर हैं इस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो वर्कर हैं, जो इनकी जलगार से कोई डरे हुए हैं, कोई भागे हुए हैं, कोई छुपे हुए हैं, कोई जेलों में हैं, जब उनकी आवाज पीपल्स पार्टी किसी तरीके से बनती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने कोड़े खाए हैं, पीपल्स पार्टी ने जेलें भुगती हैं, फांसियां दी हैं, कत्ल हुए हैं, पीपल्स पार्टी कैसे चाहती है कि किसी और पॉलिटिकल वर्कर के साथ ऐसा काम हो? बिल्कुल किसी भी सियासी कारकुन के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन चंद सर 9 मई के जो वाकयात हैं उनको किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। 9 मई के वाकयात हो या मॉडल टाउन का वाकया हो, ऐसे वाकयात पे तो कोई दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल सजा जजा होनी चाहिए। आप फेयर ट्रायल करें, उनका सजा दें उनको, उसमें हम आपके साथ हैं, रियासत के साथ हम खड़े हैं, उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब इससे पहले एपीएस के ऊपर तमाम लीडर्स इकट्ठे नहीं हो गए थे, तो अब भी आप 9 मई के ऊपर तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो जाएंगी, और जो भी इसके अंदर शामिल होगा उसको सजा दे। लेकिन इसकी आड़ में बेगुनाहों को सजा तो ना देना, किसी और आड़ में या किसी और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए इलेक्शन को सामने रखते हुए तो आप किसी को सजा जजा ना देना। जो कोई जुर्म करता है, जो ऐसे 9 मई जैसे जो मुलव्वस हैं लोग, उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। बहुत मेहरबानी चंद साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सर नेक्स्ट टाइम भी हमें ज़रूर अपना कीमती वक्त जो है वो देंगे। तो चोई साहब, चंद साहब जो बात कर रहे थे, ये बात तो किसी हद तक दुरुस्त है ना कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुकम्मल ही दुरुस्त है कि जो लोग इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस हैं 9 मई वाले, उनको आप ट्रायल करें, उनको सजाएं भी दें, लेकिन ज़्यादती तो नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। नहीं, वो ज़्यादती, कानून अपना रास्ता बनाए, सीधी बात है। किसी के ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए, कोई डंडे ना बरसाए जाएं,
ज़बरदस्ती जेलों में, अगर कानून कहता है कि किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसका ट्रायल हो, फेयर ट्रायल हो, साफ शफाफ ट्रायल हो, ये बात ठीक है, हर बंदा ये कहता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है उसको हम हुकूक इंसानी में ले आते हैं कि लो जी ना, आप देखें खवातीन हैं वो भी तक नहीं छोड़ी, फलां की है, ये जो प्लानिंग, उनकी ऑडियोज़, उनकी वीडियोज़, उस वक्त वहाँ उनकी मौजूदगी, वहाँ लोगों को इश्तियाल देना, फिर तो ये सारी चीज, इसको इंसानी हमदर्दी का कानून फायक होता है, फोकियत कानून को होती है। ठीक बात। जो इंसानी हकूक हैं हमारे, बल्कि जो आईनी हकूक हैं जो हमारे, वो भी कवानीन के ताबे हैं, वो शख्सी आज़ादियाँ हैं एक तरह से। अगर हम कानून की वायलेशन करते हैं, और मैं आइन का आर्टिकल 8 है जो शायद डील करता है। नहीं, आइन का आर्टिकल 8 तो डील करते हैं कि कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो आइन से बुनियादी हकूक से बुनियादी हकूक। ठीक है, ठीक है। तो ये सारा इशू है। इसको आप अगर इंसानी हकूक से साथ जोड़ेंगे, इंसानी हकूक के नीचे कवानीन है, वो हर आइनी हक जो है उसके नीचे लिखा हुआ है मुतलका कानून के ताबे रहते हुए, ये लिखा हुआ है। लेवल प्लेइंग फील्ड भी मेरा ख्याल है वलीद साहब जो कवानीन है उनके मुताबिक ही होती है, उनके मुताबिक होनी चाहिए। यानी ये नहीं हो सकता कि अगर एस्ट्रोटर्फ बिछा है और हॉकी की ग्राउंड है तो वहां पर आप जाकर कुश्ती खेलना शुरू कर दें। चूंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक लेने के बाद जब हम वापस आएंगे तो सोशल मीडिया के ऊपर जो आज़ादी इजहार है वो काफ़ी ज़्यादा आज़ादी इजहार है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपके सामने एक मिसाल भी रखूंगा, फिर उस पर बात करेंगे। तो फिलहाल ब्रेक लेते हैं, टेक अ ब्रेक। Only one thing can challenge me. Panther tires. Our grip, our focus are the same. There is a new king in town. King 56. पैंथर टायर्स लेवल ही और है। There is a new king in town. पैंथर टायर्स लेवल ही और है। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज़ादी इजहार के हवाले से। मैंने आखिर में जो बात की थी वो ये थी कि अहमद वलीद साहब से ही बात शुरू कर लेते हैं और चोइस साहब से कानूनी इसका जो है मामला वो समझने की कोशिश करेंगे। अहमद वलीद साहब, ये जो आज़ादी इजहार है उसके लिए आप भी स्टैंड करते हैं, मैं भी स्टैंड करता हूँ। हम तीनों एक दूसरे को कम अज़ कम 3 दहाइयों से तो जानते हैं और कमोबेश इतना ही अरसा हमें हो गया है जर्नलिज्म में आए हुए। किसी को 2 साल ज़्यादा हो गए होंगे, किसी को 2 साल कम हुए होंगे। तो हम आज़ादी इजहार के लिए तो हमेशा हमने स्टैंड किया, लेकिन अब ये सोशल मीडिया के ऊपर जिस किस्म का आज़ादी इंजॉय की जा रही है उसकी किस तरह से इजाज़त दी जा सकती है, कितना उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। मैं आपको उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। आईजी पंजाब जो इस वक्त हैं हमारे, उन्होंने एक अपना वीडियो बयान जारी किया और उसके बैकग्राउंड पे पूरा एक वो जो है वीडियो चल रही है जिसमें वो बता रहे हैं कि ये कहा यह जा रहा है कि लम्स यूनिवर्सिटी के ऊपर पुलिस ने धावा बोला और जबकि ये बिल्कुल झूठ है। अच्छा, अब ये सारा का सारा जो है ना उनके मुताबिक, आईजी साहब के मुताबिक सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं। तो कहते हैं ऐसी तो कोई बात नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कुछ किया। तो अब ये बताएं, अब अगर ऐसे जो कोई भी ये कर रहा है अगर उन पर हाथ डाला जाए, आज़ादी इजहार आ जाएगा, क्या करे रियासत? देखें, आज़ादी इजहार तो है, यानी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, अच्छी बात है, आज़ादी इजहार होना चाहिए। हर एक को हक़ है कि वो किसी के बारे में कोई भी कमेंट कर सके और कवानीन भी बन रहे दुनिया में, साइबर क्राइम भी है। अगर कोई ऐसी चीज़ किसी एक इंडिविजुअल से सोशल मीडिया पे हुई है तो उसकी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन हो अंडर द लॉ, जो भी आपने लॉ बनाया। अगर यूरोप में कुछ लॉज बने हैं या इंटरनेशनली जो भी लॉज बने तो उसके तहत अगर कोई आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसकी कार्रवाई ज़रूर करें। लेकिन ये है
कि ये अक्सर आपने देखा पाकिस्तान में कि एक ग्रुप की तरफ से शुरू होता है काम, फिर दूसरी तरफ से शुरू हो जाता है, फिर ये कि ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। इस तरह से दुनिया भर में वैसे होता है कि कोई अगर इशू बना हुआ है तो उसमें जैसे फ़लस्तीन का इशू बना हुआ है, इंडिया जो है सर फहरिस्त है, वो सारी डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है वहाँ पे। लेकिन ये डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन सिर्फ फेक न्यूज है ना। देखिए fake आप news। एक चीजों को यानी कोई वाकया है ही नहीं। अभी इसकी बैकग्राउंड जो सब ये है कि आपको याद होगा 1-2 रोज पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब गए थे, वज़ीर-ए-आज़म साहब गए थे वहां पर सवाल हुए और नौजवानों ने सवाल किए। उनका जो भी जहन था वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकते हैं, वो उनके अपनी जहन की सोच भी हो सकती है, वो बच्चे हैं, जाहिर है उनको बात करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनकी बातों को सुना और बड़े तहम्मुल से, बड़े प्यार से, डिटेल के साथ सारी बातों समझाया। मेरे चंदा की बड़ी तशफ़ी करवाई उन्होंने। हाँ जी, बड़ी तशफ़ी करवाई उन्होंने। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब उसके बाद ये एक मखसूस पार्टी की जानिब से बाकायदा तौर पर ये एक कैंपेन लॉन्च की गई कि जनाब लम्स के ऊपर हमला हो गया और पुलिस ने उसको जोड़ा जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म साहब उनको के जोड़ा जा रहा दौरे से है। कि अच्छा, अब ऐसा वाकया हुआ नहीं है, इंतकामी कार्रवाई की जा रही अब है। ऐसा वाकया आईजी साहब खुद कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जब आया ना, अब अगर कुछ करें आईजी साहब तो फिर आजादी से आ जाएगा। अब जब आया ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, उधर हुकूक इंसानी आ जाते हैं हाँ। अगर कानून हरकत में आता है, तो यहाँ हुकूक वो आज़ादी इजहार वाली बात आज़ादी है। इजहार भी ज़ाहिर ये है, आज़ादी हुकूक इजहार इंसानी होता है का अहम पहलू। सच्चाई बयान करना। हाँ। अगर सच्चाई बयान कर रहे हैं, वेल इनको जितनी कड़वी सच्चाई हो बयान कर दें आप, कोई इशू नहीं, हम करते हैं। जब जो है ना पैका 2016 में, तो वलीद साहब ने भी, मैंने भी, आपने भी बड़ा शोर मचाया, लो जी ये साढ़े हाथ कट देते, साढ़ियाँ ज़बाना बढ़ देती हैं, मुँह ताले लाते ये वो। तो अब मुझे लग रहा है कि वो ठीक ही था जो हरकतें हो रही हैं। ये एक वाकया नहीं है। अब कल इलेक्शन थे सुप्रीम कोर्ट बार के, वहाँ आफ्ताब बाजवा साहब जो हैं वकील हैं, मिल के आए हैं पीटीए के चेयरमैन से, और उन्होंने वहाँ एक बयान दे दिया हाँ, कि उसके जनाब बाद स्लो फिर उन्होंने- पॉइजनिंग, हाँ। और जनाब वो सारा दिन वो रोला पड़ा वो रहा। रोला पड़ा बाद रहा। में जाके आखिर में जाके वो तरदीद कर रहे हैं कि नहीं यार, उन्होंने 5-6 दफा बात तो की थी जेल में, लेकिन ये कहा था कि मुझे खदशा है कि चले वो तो खुद उन्होंने कर दिया ना। नहीं, लेकिन उस वक्त तक जितनी देर तक वो चलता रहा है, हाँ, वो चलता रहा और फिर पैनिक फैला है। हाँ, पैनिक फैला जो है। एक ज़ाहिर उसके रद्द-ए-अमल में उनके वर्करों की तरफ से कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अब ये जो है ये भी कुछ भी हो सकता है। इससे जो फेक वीडियो है, ताज़रीत पाक, बहुत सारे कवानीन है, ये जो पैका शैका है ना, उसको छोड़ दें, इसमें भी 3 माह से लेके 7 साल तक सजाएं हैं। यानी किसी को बदनाम करना, उसके लिए अलग कानून भी है। किसी को हत्या की इज्जत वाला जो कानून है, तज़ीर के तहत भी जुर्म है, दावा भी कर सकते हैं आप। और फिर अगर आप किसी को, जैसे इन्होंने ट्रोल कहा, आपकी हर जो पोस्ट है उसके नीचे एक बंदा आके गाली निकालता है आपको, वो भी जुर्म है। और फिर झूठी इन्फॉर्मेशन तो खैर जुर्म है ही उसके तहत, और ये 7 साल तक सजाएं हो सकती हैं। मेरा ख्याल है कानून को हरकत में आना, कहीं ना कहीं तो बंद बांध नहीं है ना। अच्छा, इसमें कितनी ये देर है तक ये कि बर्दाश्त किया आप जाए? दुनिया को फॉलो करें कि रेहाम खान के खिलाफ एक केस हुआ, उसको माफ़ी मांगनी पड़ी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हुआ। अच्छा, वो भी डिजिटल मीडिया पे था, ठीक है। तो वहाँ पे इंडिविजुअली अगर किसी के ख़िलाफ़ इस तरह की हरासमेंट या कोई ऐसी चीज़ हुई है, वो सीधे सीधे कोर्ट में जाता है। यार ये तो रियासत और के खिलाफ है, ये वाली जो वीडियो है ना, ये तो सर रियासत के खिलाफ है, रियासत पुलिस क्या- के खिलाफ है, रियासत पुलिस के क्या- खिलाफ मुश्किल कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल, जिसके भी खिलाफ है। हेड स्पीच, अच्छा, पुलिस अब कोर्ट में चली जाए, नहीं देखिए, हत्या के अगर दावा किसी कर को- दे। किसी को पकड़ना तो आपने केस तो करना ही है उसके खिलाफ। नहीं, FIR नहीं, एफआईआर कराए, जो भी कराना। मैं कह रहा कानूनी, ऐसे नहीं कहता तो पकड़ लें, FIR करें। कानूनी पहलू तो होना चाहिए ना, कि भाई आप अगर दुनिया में, जैसे पाकिस्तान में डेफेमेशन का कोई, आज तक आपको कोई याद है कोई ऐसा किसी को ऐसा डेफेमेशन हुआ हो? चौधरी साहब इतने दहाइयों से कोर्ट जर्नलिस्ट मीट कर रहे हैं, ठीक बात तो है। कोई किसी को कभी पैसे मिले हों, ठीक ठीक बात है। है। तो ये निज़ाम जो है वो अदालती निज़ाम है ना। फिर आगे ये कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है दुनिया भर में बच्चों को, यानी क्लास 1 से लेके उनके राइट्स, उनकी हर चीज़ बताई जाती है कि लॉज ये हैं, आपको ये फैसिलिटी हासिल है, अगर आपको कोई हरास करे उसका ये कानून है, सड़क ये पार केस करने का होगा। तरीका बताया जाता है। वही ना, ये केस बनेगा तो आप उसके तहत चलें, चाहे सरकार है चाहे कोई इंडिविजुअल है।
बहुत मेहरबानी सर, आप दोनों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज़ादी इजहार जो है वो किसी भी जमहूरी माशरे का एक लाजमी जुज़्व है, लेकिन आज़ादी इजहार का गलत इस्तेमाल जो है वो रोकना भी उस रियासत की जिम्मेदारियों में शामिल होता है। बिल्कुल ठीक बात है, डेफेमेशन लाज जो हैं उनके तहत भी ये काम किया जा सकता है, लेकिन ये डेफेमेशन लाज इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं। जब ओवरऑल फेक न्यूज़ फैलाई जाए तो उसके लिए कुछ कवानीन होते हैं और उन पर अमल किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि आज़ादी इजहार बहरहाल बरकरार रहना चाहिए, लेकिन रियासती कवानीन के अंदर रहते हुए। ये आज का प्रोग्राम था, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।